ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जी, आज हम करने वाले हैं विक्ट्री सीरीज की शुरुआत दोबारा से। मतलब पहले ही जब हमने शुरू की थी तो उसके अंदर हमने EM वेव का वन शॉट डाला था। अब सारे के सारे वन शॉट मिलेंगे क्योंकि फिजिक्स का जो एग्जाम है बिल्कुल पास है। बस बीच में जो आपका इंग्लिश का एग्जाम आना बाकी है। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स को वन शॉट में खत्म। एंड बेटा जी, कोई भी बच्चा हो जिसने पहले पढ़ रखा हो या नहीं भी पढ़ा या किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इस चैप्टर को, सभी के लिए ये वीडियो है। बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो बेटा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जैसे कि अब मैं आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूं तो क्यों ना तुम मुझसे जुड़े रहो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर आप लोगों को सारे के सारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, एंड इम्पोर्टेंट PDF जो हैं वो मिल जाएंगे आप लोगों को, जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉलो कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा मुझसे बात करके। ओके, सो आज रे ऑप्टिक्स को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्लास रहने वाली है बेटा जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम न्यू जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, टर्म 2 का जो न्यू सिलेबस था 21-22 का, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बेटा जी? सबसे पहले हमारे पास आएगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी एक बात है, जब भी लाइट क्या करती है एक मीडियम से फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर वो जाती है वन मीडियम से, अगर वो दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, अनदर मीडियम। ठीक है, और खास बात क्या है बेटा? मीडियम कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, तो वो क्या कर देती है? अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे ढंग से भी बताने वाला हूं। ओरिजिनल पाथ समझ में आया? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो डेविएट हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, मतलब जो उसका रास्ता चल रहा होता है उससे हट जाती है। बात करेंगे कैसे हट जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के पास कोई एक मीडियम है, इधर हमने एक मीडियम मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मीडियम को मान लिया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी हम ग्लास मान लेते हैं या वाटर मान लेते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे हम एयर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट क्या होगी? बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देंगे। ये कौन है बेटा जी? एक नॉर्मल है। ठीक है, ये कौन है? इंटरफेस है। ये कौन है? इंटरफेस है। ओके, दो मीडियम को जो अलग कर रहा है वो इंटरफेस है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है कि ये इंसिडेंट लाइट है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब ये लाइट क्या हो जाती है? अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ये इधर चली जाती है। मतलब जानी कैसे चाहिए थी? जानी ये बिल्कुल इधर सीधी चाहिए थी, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो चुकी है। सो ये होता है रिफ्रैक्शन। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। ये इस साइड क्यों हुई, ये उस साइड क्यों नहीं, इसके बारे में अभी आगे की तरफ बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आई होप कि रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। चलो, अच्छा, कारण क्या रहता है? अगर हम कॉज की बात करें, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो आपने क्या करा, दो एरिया नोट कर रहे हैं। ठीक है, एक में क्या है मतलब इतनी भीड़ नहीं है, खुला एरिया है। ठीक है, जैसे खाली सड़क होती है, और एक भीड़ भाड़ का इलाका है, बड़ी सड़क है और मतलब जाम लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी तुम क्या करोगे भाई? जहाँ पे खाली सड़क थी वहां तो अपनी बाइक गाड़ी जो भी है उसको भगा रहे होंगे। जहाँ पे खाली नहीं थी, जहाँ पे भीड़ है, वहां पे आराम आराम से चल रहे होंगे। तो ये कारण होता है लोगों का, मतलब स्पीड में चेंज आने के कारण। ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज दी, एक मिनट रुकिएगा, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं।
द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, कि जो लाइट की स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मतलब आप सीधा सा सिंपल बोलना कि स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ एक नोट बना के हमने लिखा है, एज ए रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मतलब एक लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज चेंज नहीं होती है, इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। मतलब आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब एक से दूसरे में जाती है लाइट मीडियम से तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जो लैम्डा है वेवलेंथ वो चेंजिंग होता है। वो कैसा होता है? चेंजिंग होता है। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों को अभी तक समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अभी हम लॉस पढ़ लेते हैं, फिर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, या एक बार पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इसमें क्या होगा बेटा जी, ऊपर आप स्पीड लिखोगे किसकी? वैक्यूम की, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे लिखोगे। ठीक है, मतलब ऊपर आप किसकी स्पीड लिख रहे हो? लाइट की लिख रहे हो, नीचे भी लाइट की लिख रहे हो। फर्क क्या है कि ऊपर वैक्यूम में लिख रहे हैं, नीचे मीडियम में लिख रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होगा। ठीक है, चलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब लॉ की बात कर लेते हैं कि कुछ नियम होते हैं रिफ्रैक्शन के, वो नियम हमें पता होने चाहिए। तो जैसे कि पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, सिंपल है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी होती है। इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो सब क्या करते हैं? ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, वो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये एक हमने इंटरफेस ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक नॉर्मल बनाया हुआ है, इसके ऊपर क्या करना है हमें? कोई भी जो सीमा है, बाउंड्री है, मतलब जो दो चीज़ों को सेपरेट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर हमें क्या बनाना है? नॉर्मल बनाना है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हमने बना दिया, सिंपल है। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे आई, चलो ये आई। अब ये रे इधर कैसे चलेगी? कारण क्या है कि क्या होगा कि यहाँ पे कौन है? रेयर है। और यहाँ पे कौन सा मीडियम है बेटा जी? ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। मतलब यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे क्या है? भीड़ ज्यादा है। तो अब सुनो ध्यान से, होगा क्या? अभी हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि स्पीड में चेंज आने की वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ एक फॉर्मूले की हेल्प से पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला बना लेते हैं एक। तो दूसरा लॉ, इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एक रेशो होता है, किसका? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं? ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। वो हमेशा किसके इक्वल होंगे बेटा जी? कांस्टेंट के इक्वल होंगे। अच्छा, जिनको नोट्स चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िया वाले नोट्स बनाए हुए हैं, और इससे पहले मैंने नोट्स दे भी दिए आप लोगों को। ठीक है, तो दो लॉ बने हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइन सेम प्लेन। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनका रेशियो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, चलो अभी सुनना ध्यान से, मैं क्या चीज तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। जैसे ही हमने ये बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया म्यू, या फिर एन नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 2 1 का मतलब क्या है कि हम इस म्यू को या एन को क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा? n21 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सुनना, n21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। समझ आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सेकंड का लिख रहे हैं, सेकंड मतलब जिसमें जा रहे हैं, ठीक है, और जिससे आ रहे हैं उसको नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब जो n21 है, या फिर हम μ21 लिखें तो वो ऊपर 2 नीचे 1 लिखा जाएगा। ओके, अब सुनो, अब हमने बोला था यहाँ पे कि ये रेयर है, ये डेंसर है। डेंसर है तो यहाँ का μ2 ज्यादा होगा। यस, अगर बेटा जी यहाँ का μ2 ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो कम होगा, छोटा होगा। तो इसलिए किसकी तरफ मुड़ रहा है? नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा रे जो होगी,
चाहे वो इंसिडेंट रे हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। तो नॉर्मल के साथ जब इंसिडेंट रे एंगल बना रही है तो उसे इंसिडेंस एंगल बोला जाएगा, और जब रिफ्रैक्शन के बाद एंगल बना रही है, मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है और एंगल बन रहा है, तो उसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाएगा। अब मान लो यहाँ पे डेंसर और यहाँ पे रेयर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे μ1 की वैल्यू कम हो गई है। μ1 की वैल्यू कम हुई है तो इसका मतलब r बड़ा होगा वहाँ पे। यस, वहाँ पे r बड़ा हो गया है। और r बड़ा होने का मतलब क्या है कि भाई खुले में जा रहे हैं हम, मतलब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो v2 ज़्यादा हो गया। v2 ज़्यादा हो गया तो इससे क्या पता लग रहा है भाई, लैम्डा ये हो गया, लैम्डा ग्रेटर है सेकंड केस में एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट केस इज द फर्स्ट मीडियम। सो आई होप कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी से फटाफट बेटा जी। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक सिंपल सा मतलब होता है, मान लो कि लाइट चली, ठीक है, इंसिडेंट हुई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक प्लेन मिरर रख लिया। देखो जहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काम आएगा। कैसे? मान लो ये रे यहाँ से यहाँ जा रही है कि यहाँ पे फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे सेकंड मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड मीडियम के हिसाब से अगर हम म्यू लिखना चाहें, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहें, तो वो क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं पहले 1 से 2 में जा रहा हूँ, मतलब अगर मैं पहले से दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा n2 1 और इसको लिखूंगा n2/n1। लेकिन अगर मैं 2 से 1 में जाऊँ, मतलब वापिस, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना प्लेन मिरर से, तो रे जितने पे फॉल करेगी उतने पे वापिस हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n12 लिखेंगे, तो ये कितना लिखा जाएगा 1n2, ठीक है। तो देखो इनमें रिलेशन क्या है, इनमें क्या हम ये रिलेशन नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 2 है। क्यों? क्योंकि देखो n21 इज इक्वल टू 1/n21, n12 इज n1, जो नीचे है वो चला गया ऊपर की तरफ, सिंपल। तो ये होता है आप लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसकी थोड़ी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट स्टेट्स दैट व्हेन फाइनल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि मतलब कोई भी रे जब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, मैंने शायद 2 बार बोल दिया ना रिफ्लेक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होता है। मतलब सेम पाथ को ट्रेस करती है, रीट्रेस करती है, जिस रास्ते से लाइट आएगी उसी रास्ते से लाइट बिल्कुल वहीं से वहीं जाएगी। ओके, तो एक बार फटाफट बताओ कि हाँ हमें ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले रहे हैं। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे किस चीज को, हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को। होता क्या है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सुनो ध्यान से। ये ग्लास स्लैब लिया आपने, यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई, उससे पहले हमने क्या किया, एक नॉर्मल बना लिया। ये कौन है, एक नॉर्मल है, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज नॉर्मल। ओके चलो, अब यहाँ से लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्योंकि बाहर तो एयर है, ये लिखा हुआ है देखो, और अंदर ग्लास है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे μ2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब R कम होगा किससे, I से, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। सिंपल है कि रेयर से डेंसर जाएंगे तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से रे बाहर जाएगी, बाहर जाते हुए फिर से इंटरफेस आएगा, क्योंकि ये ग्लास और ये एयर है, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। यस, तो जैसे हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब रे कहाँ जानी चाहिए भाई, अब μ1 में जा रहे हैं। μ1 इज व्हाट, μ1 जो है वो एक तरह से कम है किससे, μ2 से, ठीक है, एक तरह से कम है किससे, μ2 से। अब μ2 अगर ज़्यादा था, मतलब सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये कहाँ भागेगी भाई, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो अभी ये जो रे है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और इस रे को हम बोलते हैं क्या, एमर्जेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं इसको, एमर्जेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि ये जो हमारी इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे है, अगर मैं जो हमारी ओरिजिनल इंसिडेंट रे की डॉटेड लाइन बनाऊं तो इनके बीच में एक गैप आ जाता है।
एक पैरेलल, मतलब ये पैरेलल बन जाती हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन और ये लाइन। तो इसका मतलब इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाएगा क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा बेटा जी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा ये, इसी को ही हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, सब कुछ क्लियर। चलो इसी बात पे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना इसको, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें करवा देता हूँ, ये डेरिवेशन पूरी करवा देता हूँ क्योंकि काम की डेरिवेशन है। बेटा जी देखो सिंपल सी एक बात है, हमें किसको निकालना है, इसको निकालना है। डायग्राम आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से रे आई, इंसिडेंट रे हुई और ये टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट हुई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हुई। इसको हमने डॉटेड बनाया और ये नॉर्मल है दोनों, ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे में जाते हैं तो हमें नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। अच्छा यहाँ पे हमने I1 लिखा, ये रे है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल इज R1, ये कौन है R1 है, ठीक है। अच्छा अगर कोई लाइन मैंने ऐसे लगा दी और एक ऐसे लगा दी, तो बेटा क्या ये और ये एंगल सेम नहीं होते हैं, ये I है तो ये भी I होगा, ये सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये I और ये पूरा I। बट इसमें से मैंने R1 तो निकाल दिया ना, तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन है, वो है I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 है, ठीक है। एंड रे ऑप्टिक्स बेटा जी बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन डरना नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है और बढ़िया वाली प्रिपरेशन करवा देगा, ठीक है। बस चैनल को धूम धड़ाके से शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भेज दो, मजा आ जाएगा। ओके अब सुनो ध्यान से, तो मुझे तो ये निकालने हैं भाई, यस। तो यहाँ से रे चली, यहाँ पे I2 लिखा मैंने, एक एंगल नाम दे देते हैं I2, क्योंकि यहाँ से अगर आ रही है तो इंसिडेंट हुई ना, तो I2 नाम दिया और यहाँ से R2 हो गया। इसको कई बुक में आप लोगों को EB दिखेगा, ये कितना दिखेगा, यहाँ पे EB लिखा हुआ मिलेगा। R2 को हम E भी बोल देंगे, R2 को हम E भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। चल अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, मैंने बार बार बोला है कि हमें निकालना है इसको, तो इसके लिए हम क्या इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, यस हम इस ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल को यूज किया तो यहाँ पर देखो कि ये एक एंगल बन रहा है और एंगल के सामने इस वर्ड परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूस हुई, ये क्या हुई हाइपोटेन्यूस। अच्छा जो ये ग्लास स्लैब हमने ली है, इसकी थिकनेस इज वर्ड, इसकी थिकनेस इज स्मॉल टी, ठीक है। चलो अच्छा अगर हम मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और वैसे भी अगर परपेंडिकुलर से डील करना है तो मैं साइन से डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, मतलब थीटा कौन है यहाँ पे I1 माइनस R1, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर कितना एंगल है I1 माइनस R1 है, तो साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, ये KL डैश, हाइपोटेन्यूस इज दिस NK, तो मैंने NK लिख दिया नीचे, ठीक है। अब मेन चीज क्या है भाई, मुझे निकालना है KL डैश, मुझे तो ये निकालना है, ये निकाल लूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन NK तो नहीं पता ना, तो NK मैं कैसे निकालूं, तो NK मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से, और ये किस ट्रायंगल में आएगा, ये बेटा इस ट्रायंगल में आ जाएगा। तो फिर से वही कि यहाँ पे आप लोगों के पास एक एंगल है R1, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, और इसके सामने है क्या परपेंडिकुलर, ठीक है, N डैश K, और ये है आप लोगों के पास क्या बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो वही कि अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NK, तो NK तो ये होता है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे कोस कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कोस कंपोनेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थिकनेस पता है जो कि T है। अगर मुझे ये वाली चीज पता है और ये मुझे निकालनी है, तो कॉमन सी बात है भाई, बेस और हाइपोटेन्यूस में किस में निकालूंगा, कोस में निकालूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोस R1 निकाल रहा हूँ। तो कोस R1 इज व्हाट, पंडित बद्री प्रसाद, मतलब बेस, हर हर बोले मतलब हाइपोटेन्यूस, तो बेस, हाँ ये बेस जो कि कितना है T है, हाइपोटेन्यूस जो कि NK है, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो NK को मैंने यहाँ पे पुट किया और मुझे मिल गया क्या, मुझे मिल गया KL डैश की वैल्यू, जो कि क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि क्या होती है बेटा जी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। ऑलरेडी 20 मिनट जा चुके हैं एंड आई होप कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा जब भी आप इस वन शॉट को देख रहे हो तो साथ में अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, ऑलरेडी मैंने इसके नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आज ही वीडियो अपलोड किया मैंने नोट्स का,
और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। अच्छा, एक डिमांड आ रही है चीट नोट्स की, एक डिमांड आ रही है चीट नोट्स की, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट फिजिक्स में मैं यही बोलता हूँ कि मतलब चीट नोट्स हो गए, माइंड मैप हो गए, इतना कामयाब नहीं होते जितना मतलब डिटेल्ड नोट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अब चलते हैं एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट की तरफ। आपने कभी देखो कि कभी कंच का गिलास है, ठीक है, मतलब या तो ट्रांसपेरेंट गिलास है और उसके अंदर हम पानी भर दें और पानी भर के एक सिक्का उसके अंदर हम डाल दें। अगर मैं उस सिक्के को ऊपर से देखता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता है जहाँ पे वो होगा, लेकिन अगर मैं साइड से देखूंगा तो वो मुझे यहाँ की बजाय यहाँ दिखाई देगा, मतलब ये कुछ शिफ्ट हो गया है। तो वही होता है आप लोगों के पास क्या, एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ऑप्टिक्स के अंदर एक चीज़ याद रखो, ऑप्टिक्स के अंदर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो रेज होती हैं ऑलवेज कम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट से आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन ये सब होने के बाद हमारी आइज में जा रही होती है लाइट, ठीक है। अब मान लो मैंने अगर सामने लाइट जगा रखी है तो ये यहाँ पे आ रही है और उसके बाद मेरी आइज में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ऑब्जेक्ट से आइज आ रही है, सॉरी आइज नहीं, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे हमारी आंखों से रेज निकली और उसने ऑब्जेक्ट देख लिया, ऐसा नहीं है। जैसे एक बंद कमरा होता है, उसमें फुल अंधेरा है, तो उस फुल अंधेरे वाले कमरे में तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट रखे हैं ना उनसे कोई लाइट नहीं निकल रही है। निकलने का मतलब कि कोई लाइट बाहर से नहीं आई और रिफ्लेक्शन होके हमारी आंखों में नहीं गई, तो सिंपल सी बात है हमें अंधेरे वाले कमरे में फिर दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ टाइम बाद दिखने लग जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ लाइट पहुंच जाती है उस कमरे में और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आ जाती है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज कॉइन। ये कौन है बेटा, कॉइन है। अब यहाँ से रे चली यहाँ पे, ठीक है। अब ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अच्छा, डेंसर रेयर ना हमेशा कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। मान लो हमने एयर और वाटर बनाया हुआ है, तो उसका मतलब एयर हमारे पास रेयर है और वाटर डेंसर है। लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास बना लूँ तो वाटर मेरे पास रेयर हो जाएगा और ग्लास मेरे पास डेंसर हो जाएगा, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा जी, यहाँ से रेज चली, मतलब हम एक ही रे को दिखा रहे हैं और ये रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल हमें बनाना होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंटरफेस आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल हो गया जिसको मैंने लिखा आर। मैं आर इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसको ऐसे जज करेंगे कि आंखों से लाइट आ रही है, हम ऐसे जज करते हैं हमेशा कि आंखों से लाइट आ रही है तो इंसिडेंट एंगल हुआ और ये रिफ्रैक्टेड हुआ, ठीक है, ऐसे मान के, और ये आई बन गया और आंखों में आई रे चली गई। अब ह्यूमन आंख जो है, आई जो है, वो क्या करती है, ह्यूमन आई, उसको लगता है कि भाई साहब रे तो यहाँ से आ रही है, उसको ऐसा लगता है, मतलब एक तरह से वर्चुअल इमेज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल इमेज। तो मतलब उसको लगता है भाई यहाँ से, तो उसको उभरा हुआ दिखाई देता है, ये शिफ्ट हो जाता है एक। तो सुनो, ए और ओ, ये कौन है, एक्चुअल डेप्थ है, और ये कौन है, ए आई इज द एपरेंट डेप्थ है। ये कौन है, ए आई इज द एपरेंट डेप्थ, मतलब यहाँ है बट होता नहीं है, मतलब जो है वो दिखता नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ओके। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। चलो अब सुनो, अब इस कॉन्सेप्ट को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, सिंपल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड जो पार्ट होता है वो लगा दो, मतलब स्नेल्स लॉ लगा दो। बहुत सिंपल, स्नेल्स लॉ वही कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया। तो मतलब आंख से रे चली गई कहाँ पे, मतलब मान रहे हैं बट इन एक्चुअल यहाँ से चलती है कि 1 से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का लिख रहे हैं, तो n/1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब साइन आई वट एंड साइन आर वट, बेटा जो ये साइन आई एंड साइन आर होते हैं ना, ये मतलब जो एंगल है ये बहुत ज़्यादा छोटे एंगल होते हैं। तो इसका मतलब जब भी मिनिमम एंगल से हम डील कर रहे होते हैं, छोटे एंगल से डील कर रहे होते हैं, तो साइन आई नियरली इक्वल हो जाता है किसके, tan आई के, और साइन आर नियरली इक्वल हो जाता है किसके, tan आर के। मतलब जो चीज़ सीधी है और जो तिरछी बनी हुई है टेंजेंट है, वो लगभग बराबर होती है। मतलब कोई चीज़ मैंने ऐसे रखी,
कोई चीज़ मैंने ऐसे रखी और थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे रखा, तो इनकी हाइट मैं सेम मानता हूँ। इनकी हाइट क्या मानता हूँ? सेम मानता हूँ। ओके, तो इसलिए साइन आई क्या हो गया? tan i के बराबर हो गया। और अगर इसको हम निकाले tan i को तो कैसे निकलेगा? आई कहाँ पे? अच्छा सुनो ध्यान से, ये आई हमने बना लिया, ठीक है। अब इस रे को अगर हम देखते हैं सीधा यहाँ पे आनी चाहिए, तो ये क्या वो केस नहीं हुआ कि एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही पैरेलल लाइन, और एक यहाँ पे लाइन है, तो मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे वो ही एंगल होगा। तो यहाँ पे आई हुआ और यहाँ पे आई हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो, और सिमिलरली एक लाइन अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक यहाँ पे लगा रहा हूँ और इनको ऐसे, तो ये और ये एंगल कितना होगा? बराबर होगा। तो सिंपल है, ये और ये एंगल इज सेम, तो इसको आर नाम दे दिया हमने, ठीक है। चलो, अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं? tan i और tan r निकाल रहे हैं। तो tan i इज व्हाट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट? ए बी, क्योंकि देखो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज ए आई, तो ये ए आई हुआ। सिमिलरली साइन आर मतलब tan r बन गया जो कि ए बी बाय ए ओ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे पुट किया और मुझे मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो कि है ए ओ अपॉन ए आई। ए ओ इज मतलब रियल डेप्थ और ए आई मतलब एपरेंट। ए आई मतलब एपरेंट। अगर मुझे एपरेंट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? एक्चुअल के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दूंगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मज़ा आ जाएगा, मुझे इतना पता है आप लोगों को, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, इतना मुझे पता है। क्लियर? समझे या नहीं समझे? बढ़े आगे, ठीक है। अब बात हुई शिफ्ट कितना हुआ, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि एक्चुअल मतलब रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। अगर मुझे एपरेंट निकालनी है तो मैं रियल के नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दूंगा, सिंपल। लेकिन शिफ्ट कितना हो रहा है? शिफ्ट भाई ये हो रहा है कि एक्चुअल में से मतलब ओ ए में से अगर मैं, या ए ओ में से मैं माइनस कर दूं किसको? ए आई को, तो ये इतना शिफ्ट हो रहा है ना। तो इतना शिफ्ट कैसे निकलेगा? इसको और इसको माइनस करके निकलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अब ए ओ की वैल्यू कितनी है? ए ओ की वैल्यू कितनी है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ए ओ की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ए आई एन हो गया, ठीक है। और ए आई की वैल्यू कितनी है? डी बाई एन है, तो कॉमन लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों के पास हो गया एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट और रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। टी आई आर नहीं, टी आई आर तो अभी हुआ नहीं है, रिफ्रैक्शन हुआ है, उसके लॉज हो गए हैं, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई है, सिंपल सी एक, ठीक है। और मैंने वो तुम्हें बता ही दिया कि क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, वेवलेंथ चेंज होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे रख लेते हैं। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके लिए पहले जो कंडीशंस हैं वो पढ़ लेते हैं। इसको ऊपर ही रख देते हैं, पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कंडीशंस पढ़ लेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखो, जो रे है वो ट्रैवल करनी चाहिए कहाँ से कहाँ? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ठीक है। जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, ये पहली कंडीशन है, अदरवाइज टी आई आर नहीं होगा। ओके, चलो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें कंडीशन बता रहा हूं कि क्या रे जो है वो डेंसर से रेयर जानी चाहिए, दूसरा कि आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है इंसिडेंस के इक्वल, व्हेन इंसिडेंस एंगल के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल कब? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस 90 डिग्री बन जाता है, तो उस टाइम आई को हम क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। आई को क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। अब समझ में आ गया होगा टी आई आर, अभी तो कंडीशन समझ में आई है, अब टी आई आर को समझते हैं कि क्या होगा, ठीक है। जैसे कि बेटा कि हमने बोला कि रेयर टू डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ हमने पहले क्या किया? नीचे वाटर बना दिया। नीचे क्या है? ये पूरे का पूरा वाटर है, नीचे हमने बनाया वाटर, और ऊपर हमने बना दिया कुछ भी, एयर बना दो या रेयर, आपकी मर्जी है, जो भी आप बनाना चाहते हो। अब यहाँ से रे चली ऑब्जेक्ट से और ये यहाँ पे फॉल करी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बना लिया? एक नॉर्मल बना लिया।
अब डेंसर से रेयर जा रही हैं, यस ये कौन है, डेंसर है और ये कौन है, रेयर है, ठीक है। अब रे कहाँ जाएगी भाई, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागी और इधर शिफ्ट होगी। फिर से रे हमने फिर क्या किया, ये एक जो एंगल था आई, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, मतलब अब हमने I2 जो लिखा है यहाँ पे वो और बड़ा कर दिया, मतलब I2 ग्रेटर देन I1 से। अब जो रे है वो और शिफ्ट हो गई इधर, क्लियर है, ध्यान से समझना। अब इसके बाद फिर से मैंने इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया और ये फिर से क्या हुआ कि नॉर्मल बनाया है यहाँ पे, इट इज़ व्हाट, इट इज़ नॉर्मल। अब क्या हुआ कि जो लाइट हमने फॉल कराई है इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करके, ठीक है, अब वो क्या होगी, अब वो बेटा इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी कि जो इंटरफेस है ना वो उसके बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब I3 उस टाइम पे कौन है, क्रिटिकल एंगल है। और इसके बाद जैसे ही हम अगर फर्दर इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ से रे चली और उसके बाद नॉर्मल पे गई तो I4 हुआ और ये रे अब 90 के बाद कहाँ जाएगी बेटा, यहाँ के बाद अब कहाँ शिफ्ट होगी वो, यहाँ के बाद तो वो नीचे शिफ्ट होगी, तो इसलिए अब वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो इसका मतलब ये है तो क्या, TIR था, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट काम पहले इसमें कौन से हुए, रिफ्रैक्शन के हुए। कौन से काम हुए बेटा, रिफ्रैक्शन के काम हुए, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल मैंने समझा दिया तुम्हें क्या होता है। एप्लीकेशन है बेटा जी TIR की, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक मिराज होती है, क्या होती है, मिराज या मिराग इसको आप बोल सकते हैं। ये सबसे पहली बात तो कहाँ पे होती है, डेजर्ट्स में होती है बेटा। कहाँ होती है, डेजर्ट्स में होती है, मतलब हॉट समर डेज में होती है, हॉट समर डेज में होती है। होगा क्या, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है, ये इस रोड को देख रहा है, सॉरी रोड को नहीं, इस पेड़ को देख रहा है, इस ट्री को देख रहा है। अब इस भाई साहब को लगेगा कि ये जो ट्री है ना, इसके यहाँ पे बहुत सारा पानी है और इस पानी में इसकी परछाई है। इस भाई साहब को ऐसा लगेगा, उल्लू है भाई, पांडा है पूरा ये, ठीक है, ठीक है, हम इसको पांडू भी बोल सकते हैं, चलो जी। तो अब क्या होगा कि ये मैंने बोला ना हॉट समर डेज में होता है। ये कब होता है, हॉट समर डेज में। तो हॉट समर डेज में जो एयर होगी नियर द ग्राउंड वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा हो जाती है हल्की। तो मतलब यहाँ पे वो रेयर बना रही है क्योंकि ऊपर उठ रही है। अब ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब डेंसर हो गया ऊपर। अब फिर से क्या होगा, अब जो नीचे से गर्म हवा गई है वो ऊपर वाली हवा को और गर्म करेगी, मतलब पहले के कंपैरिजन में उतना नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे रेयर, फिर से डेंसर, फिर से रेयर, फिर से डेंसर, फिर से रेयर, फिर से डेंसर, ऐसे चलता रहेगा। मतलब आप बोल दोगे कि यहाँ पे लेयर्स बन चुकी हैं। यहाँ पे क्या बन चुकी हैं, लेयर्स बन चुकी हैं, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर, रेयर डेंसर की। समझ रहे हो, देखो जो अर्थ है, अर्थ के पास जो हवा होगी, एयर होगी, वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होके वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी और नीचे रेयर बन जाएगा। ऊपर जाएगी तो ऊपर डेंसर बन गया। ऊपर फिर से कौन पड़ी है, हवा थी, उसको उसने गर्म किया और उसको फिर उठा दिया। तो मतलब अब ऊपर रेयर बन गया, फिर डेंसर, मतलब नीचे के कंपैरिजन में नहीं बन रहा है। यहाँ रेयर है, यहाँ डेंसर है, तो यहाँ पे साथ में रेयर, नीचे से जो हवा आ रही है वो रेयर बना रही है, फिर डेंसर बना रही है, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो भाई सिंपल सा है कि यहाँ पे एक तरह से रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, क्योंकि मैंने बोला नीचे रेयर ऊपर डेंसर है, तो ऑब्जेक्ट से ट्रैवल करेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर में है, तो वो रेयर की तरफ जाएगी। तो एक कंडीशन आ जाएगी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किससे, सी से, और ये लाइट ऐसे शिफ्ट होते होते एकदम से इसकी आंख में जाएगी और इसको लगेगा भाई साहब को कि ये यहाँ पर है। इसको एक मतलब बहकावा सा लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, एक बहकावा सा लगेगा कि हाँ भाई रे यहाँ से आ रही है। समझ में आया या नहीं समझ में आया भाई, बताइए जल्दी से फटाफट। फिर हम इसके बाद करते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को करते हैं, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को करते हैं। ओके चलो, अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। अच्छा सिंपल सी एक बात, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का क्या काम है, मेन एक काम है, सीधा सा काम होता है कि ये जो होते हैं प्रिज्म, ये क्या करते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री पे रेज को शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब इसको इन्होंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये ऐसे था और इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो 90 का केस आ गया, ठीक है। चलो अब इसके केस में जो क्रिटिकल होता है, अच्छा 180 भी कर सकता है, क्योंकि देखो ये ऐसे है और ये ऐसे बना है,
यहाँ से रह गई सीधी, क्योंकि यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री है तो क्रॉस कर जाएगी सीधी। यहाँ से नॉर्मल बनेगा, फिर से वो उतने एंगल पे शिफ्ट होगी, फिर से नॉर्मल बनेगा, उतने एंगल पे शिफ्ट होगी। सेम इस केस के लिए। ओके, तो यहाँ केस में 90 डिग्री ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बदल रहा है, और यहाँ पे 180 डिग्री बदल रहा है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो क्रिटिकल एंगल होता है फॉर मटेरियल ऑफ प्रिज्म वो कितना होना चाहिए, 45 से कम होना चाहिए। मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री, मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो बात है ये किस किस के लिए प्रूव है, तो ये बेटा क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास के लिए प्रूव्ड है। तो मतलब तुमसे कोई पूछे कि टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का क्या काम है, तो बोलना है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री पे शिफ्ट करने के काम आता है। और किस किस का बना हो सकता है, एक तो क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट, डेंस फ्लिंट ग्लास का ये बना होता है। आप लोगों को ये बोलना है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अच्छा, तुमने देखा होगा कि देखा तो शायद कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, हीरा जो होता है वो बहुत चमकता है। ठीक है, ये सूर्यवंशी वाला हीरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो एक्चुअल खानों से जो निकलता है, कोयले की खानों से, कोयले खानों से निकलता ना, हाँ, तो वहां से जो निकल रहा होता ना, उस डायमंड की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा जब वो निकलता ना तो चमकदार नहीं होता है, काला होता है। ठीक है, तो उसको रगड़ा जाता है, कटिंग की जाती है। तो जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है वो किस कारण होता है, मतलब वो चमकदार क्यों होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, कटिंग के कारण होता है। इस कटिंग के कारण जब भी रे एक बार एंटर कर जाती है तो वो मल्टीपल TIR को फॉलो करेगी, मल्टीपल TIR को फॉलो करेगी। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, देयरफॉर लाइट एंटर ए डायमंड इट इज वेरी लाइकली टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्रिटिकल एंगल छोटा होने की वजह से जब भी लाइट एक बार एंटर करती है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को देखती है। कौन से रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि जो क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड एयर इंटरफेस के लिए वो कितना होता है, 24.4 डिग्री होता है। अच्छा, मैंने टेबल में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल कितना कितना होना चाहिए। ये वाटर का है, ये क्राउन ग्लास का, ये डेंस फ्लिंट ग्लास का और ये डायमंड का। तो ये आप लोगों को थोड़े याद होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो डोंट वरी, आप लोगों को सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड हो चुका है हमारे पास। अब बारी है किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर टावर देखें, एंटीना वाले टावर होते हैं जो हमारे फ़ोन के लिए चलते हैं, उनके पास में एक रूम बना रहता है, ऐसे एक रूम सा बना रहता है, और उस रूम से पाइप जा रही होती हैं ब्लैक ब्लैक सी। तो वो ब्लैक ब्लैक जो पाइप होती हैं वो कौन होती हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं। वो कौन होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर होती है। ठीक है, चलो, तो ये मान लिया हमने कि ये क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, अब इसका ना जो ये बनी होती है, कैसे बनी होती है, एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होता है। तो अंदर का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कोर, और बाहर की जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो जो बाहर की क्लैडिंग है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लेस होता है, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किससे, कोर के कंपैरिजन में। मतलब अगर कोर का अगर हम n देखें तो वो हाई और इसका लो होगा। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ इतनी ही चीजें तुम्हें पढ़नी है और इतनी ही चीजें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। सो घबराना नहीं है, जो करवा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाऊंगा एंड बढ़िया वाली प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना सभी, सुनो भी। ऑप्टिकल फाइबर किससे बनी होती है, दीज फाइबर आर फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास एंड क्वार्ट्ज फाइबर। मतलब तुमसे कई बार पूछा जाएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि ये किससे बनी होती है, तो तुमने बोलना है कि ये कंपोजिट ग्लास की या फिर क्वार्ट्ज फाइबर की बनी होती हैं। ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लैडिंग, जो कि मैंने बता दिया कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है कोर एंड क्लैडिंग की बनी होती है, और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लैडिंग। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, when a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle, मतलब एक suitable angle पर जब लाइट एंटर करवाई जाती है, it undergoes repeated total internal reflection along the length of the fiber, along the length of the fiber। मतलब जो फाइबर की लेंथ होती है ना उसके अलोंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। ओके,
अब एक और चीज तुम्हें यहाँ से देखने को मिलेगी जो कि तुम्हें अजीब सी लगेगी। इन्होंने क्या बोला है, अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर एंड फाइनली कम्स आउट फ्रॉम अदर एंड, ठीक है। दस दीज एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब ये जो पाइप हैं ये एक तरह से ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल भेजने के काम आ रही हैं। मतलब खाली है, उनके बीच में जगह और उनके बीच में सिग्नल चल रहा है, उनके बीच में जगह खाली है और उनके बीच में सिग्नल चल रहा है। मतलब क्या ही बात हो रही है। मतलब फिजिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं है ना, फिजिक्स है, तभी तो तोते उड़ जाते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन हम तोते नहीं उड़ने देंगे तुम्हारे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा आप लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। रिफ्रैक्शन देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस देख रहे हैं। हमारे सिलेबस में एक ही है, कोर्स के अंदर एक ही है। कौन से वाला है वो है कॉन्वेक्स वाला। कौन से वाला बेटा जी, कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स कौन सा होता है, जो सेंटर से थिकर होते हैं सेंटर से क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो मतलब ये देखिएगा, ये यहाँ से अगर हम देखे जाएं तो ये यहाँ से एज कम्पेयर टू यहाँ पे मोटा होता है, बीच से ये मोटा होता है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले, मतलब इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। मतलब आई और आर तो बनने थे, लेकिन ये वाले एंगल भी बनेंगे। क्लियर है। चलो, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कौन है रेरर, यहाँ पे कौन है डेंसर। तो सबसे पहली बात, इस तरीके के पार्ट में, इस तरीके के क्वेश्चन में जो नॉर्मल होता है वो कैसे बनाना पड़ता है। नॉर्मल हमेशा कहाँ से बनाएंगे, उसके सेंटर से हम एक रे लेंगे, उसके सेंटर से हम एक रे बोलो या एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से सेंटर से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इससे एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है बेटा जी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ से रे चली तो ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको हमने बोला आई। ओके, चलो, अब ये रेरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल तो ये रहा ना, नॉर्मल तो ये रहा। अब रे सीधी जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो इमेज यहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इसको बोला हमने यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोला हमने आई जो कि इमेज है, ये वी इज इमेज डिस्टेंस। और सी जो होता है वो पोल से, यहाँ से, मतलब ये जो पी होता है जिसको पोल बोल रहे हैं, ये क्या होता है आपका सेंटर तक जो होता है वो आर होता है। आर इज व्हाट, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, इसको हम क्या करें, स्नेल्स लॉ से यूज करना है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, स्नेल्स लॉ लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। स्नेल्स लॉ को यूज करना है। कैसे यूज करना है स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, मान लो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 से, मतलब 1 से 2 में जा रहे हैं तो 2/1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकता हूँ, I/R लिख सकता हूँ। यस। दूसरी बात बेटा, अजम्पशंस अगर और हम देखें तो इसमें क्या है कि जो आपका साइन एंगल है या जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। और जितने भी यहाँ पे इमेज या ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं N2/N1 को लिख सकता हूँ I/R से, मतलब I/N1, सॉरी इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे मत लिखो, ये तो इन बन जाएगा, नहीं तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास N1I = N2R, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब एंगल स्मॉल है तो साइन I किसके इक्वल होगा, tan I के इक्वल होगा। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, I के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इनको निकाल लेते हैं पहले, इनको निकाल लेते हैं ना पहले। चलो, तो हम I लिखते हैं। अब I कैसे लिखें, या सीधा बोल दो कि tan I छोड़ो, आप सीधा ही लिख दो कि sin I इज I बन चुका है। तो I को कैसे लिखें, देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हुआ अल्फा और गामा इज द इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल जो कि I है। तो मतलब मैं यहाँ पे I को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे I को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस गामा, ठीक है। मान लो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। सिमिलरली मैं साइन R के लिए अगर लिख रहा हूँ, साइन R = R, तो R कहाँ पे है, R इज हेयर इन दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे R और बीटा का सम इज इक्वल टू गामा, क्योंकि वो एक्सटीरियर अब, यस।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि आर जो हुआ वो क्या हुआ, एक तरह से हम लिख रहे हैं गामा आर प्लस बीटा, मतलब गामा माइनस बीटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे। सिंपल सी एक बात है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है, और किसी को लग रहा है कि सर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रख रहे हैं, तो पीछे कर लेना, ठीक है। मैं वैसे स्लो ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा मुश्किल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ। और ज़्यादा बड़ा वन शॉट नहीं रहेगा बेटा, मतलब कोशिश करेंगे कि 1.25 घंटे तक या 1.5 घंटे तक ख़त्म हो ही जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि बड़े बड़े वन शॉट अगर हो जाएंगे और उसकी कहानी अगर पढ़ते रहेंगे, वो ज़्यादा दिक्कत देगा तुम्हें। समझ आ रही हैं चीज़ें? चलो, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इनमें। तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या, N1 आई की वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस गामा, और N2 आर की वैल्यूज़ गामा माइनस बीटा। तो गामा अल्फ़ा बीटा इनकी वैल्यू कैसे निकालें भाई? ये एंगल ये हैं, और ये सारे के सारे ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल से बिलोंग करते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल से बिलोंग करते हैं, मतलब एक एंगल इनमें 90 डिग्री का है। तो इनकी मतलब ये है कि हम अगर अल्फ़ा निकालना चाहते हैं तो हम tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम बीटा निकालना चाहते हैं तो हम tan बीटा निकाल लेते हैं। अगर हम गामा निकालना चाहते हैं तो tan गामा निकाल लेते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अल्फ़ा कितना होगा बेटा जी, बताओ जल्दी से, अल्फ़ा कितना होगा अब यहाँ पे? tan अल्फ़ा। तो पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, हर बोले मतलब बेस, तो मतलब यहाँ पे हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम्हें बताने भूल गया कि ये जो पोल है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है, ये बिल्कुल पास पास होते हैं। ये बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल एक पास, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ छोटी है, तो ये भी, ये गैप जो है ये भी छोटा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से सुनना। अब हम क्या करने वाले हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा लिखा, यस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मैंने लिख दिया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। परपेंडिकुलर कौन है भाई? NM है, NM है। नीचे कौन है? बेस, जो कि है MO, ठीक है। बीटा कौन है? बीटा इसमें है, तो ये भी क्या हुआ, NM और MI, फिर से NM और MC आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर देते हैं, इनके अंदर पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पुट किया N1, तो यहाँ पे हुआ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ कितना? अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे NM आएगा और आगे भी NM आएगा, उधर दूसरी साइड भी NM, तो उसको कॉमन कर सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। NM MO प्लस NM MI, सॉरी बीटा नहीं है यहाँ पे, गामा आएगा। गामा इज कितना है? NM बाय MC। N2 कितना आएगा? N2 इज गामा माइनस बीटा, तो गामा कितना है? NM बाय MC माइनस बीटा, बीटा इज कितना है? NM बाय MI। तो NM NM दोनों साइड से कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि N1 MO प्लस N1 MC, N2 MC, N2 MI। अब साइन कन्वेंशन यूज़ कर लो। हाँ जी, क्या यूज़ करना है? साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है। साइन कन्वेंशन यूज़ करने से पहले क्या काम करो, पहले इनको एक साइड कर लो। N1 MO, इसको मैं उधर ले गया तो प्लस का हो गया, ये कितने का हो गया? ये प्लस का हो गया, प्लस N2 बाय MI, ये हुआ N2 बाय MC माइनस N1 बाय MC। अब MC कॉमन ले लो, तो N1 बाय MO प्लस N2 बाय MI, और यहाँ पे हो गया N2 माइनस N1, और नीचे हो गया MC। एक ही बात है। अब बेटा साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है, और जैसे ही हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो MO की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, MO इधर, इंसिडेंट रे इधर, तो ये माइनस में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया कितना? माइनस का U। अगर मैं MI की बात करूँ तो MI इज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का V। अगर मैं MC की बात करूँ तो वो पॉजिटिव R है। सो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? मुझे मिल रहा है यहाँ पे N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो ये होता आप लोगों के पास रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसिस का फॉर्मूला। ओके, एंड एक खास बात ध्यान में रखना कि ये रेयर टू डेंसर में है, उल्टा भी हो सकता है, मैं वो तुम्हें बता देता हूँ अभी, ठीक है। सुनो, अभी हमने लिखा फॉर्मूला N1 माइनस U, N2 V और N2 बाय N1, सॉरी N2 माइनस N1 और नीचे R लिखा। ये कब है? जब हम रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। रेयर टू डेंसर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है
कि रेयर में कौन है, ऑब्जेक्ट है, और डेंसर में कौन है, इमेज बन रही है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, डेंसर टू रेयर कर दूं, डेंसर टू रेयर अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? तो डेंसर टू रेयर में तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है सुनना। देखो अब क्या होगा कि डेंसर में कौन है, अब डेंसर में ऑब्जेक्ट है और इमेज बनेगी किसमें, रेयर में। ठीक है, इसको मैं μ2 लिख दूं, इसको μ1 लिख दूं। तो देखो ऑब्जेक्ट किस में था, तो वो माइनस में है, तो इसका मतलब n2, सॉरी ये μ2 मत लिखो, n2 ही लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, n2 n1। तो ये हो गया माइनस n2/u प्लस n1, मतलब किसमें, रेयर में। अब इमेज है जिसमें जा रहे हैं तो n1 में जा रहे हैं ना, जिससे आ रहे हैं नीचे r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसर टू रेयर। ये किसके लिए है, डेंसर टू रेयर के लिए है। आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस समझ में आ गया। खास बात का क्या ध्यान रखना आप लोगों को कि एक तो यही कि जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, और जो भी आप लोगों की इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, वो एक एंगल बनाती हैं और वो भी एंगल स्मॉल होते हैं। और जो आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट होता है और इमेज होती है वो सारे पॉइंट की तरह होते हैं। ठीक है, पॉइंट बन रहे हैं, देखो ये सारे पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेंस। अब कौन सा टॉपिक है बेटा जी, लेंस है। तो व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है? तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसको बाउंड किया जाता है दोनों साइड से, स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन। मतलब अभी हम क्या करके आए हैं, एक कॉन्वेक्स करके आए हैं ऐसे। अगर मैं इस तरीके के दो जोड़ दूं, मतलब एक ये हो गया, ये पोर्शन निकाला, इसी तरीके दूसरे वाले में से मैं ये पोर्शन निकाल लूंगा, तो मैंने ये क्या किया, इनको बाउंड कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि एक सीधा भी हो सकता है या दोनों ही ऐसे हो सकते हैं। इसी तरीके से कॉनकेव में क्या होता है, वो बीच में से पतला होता है, एक फ्लैट हो सकता है और दोनों इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो लेंस इज व्हाट, लेंस होता है एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू स्फेरिकल सरफेस। मतलब दो स्फेरिकल सरफेस के बीच में ये बाउंड होता है। कहने का मतलब जो स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़े हैं उनसे बना होता है। ठीक है, उनका यूज करके बना होता है। अब वो दोनों साइड से बराबर भी हो सकते हैं, दोनों साइड से वो अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं, और दोनों साइड में मतलब एक सीधा हो सकता है, मतलब फ्लैट बोलते हैं जिसको, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी होता है, और एक सीधा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब दोनों साइड बराबर और एक फ्लैट और दोनों साइड डिफरेंट के हिसाब से ये डबल कॉन्वेक्स बोला जाता है, जो बीच में से मोटा होता है। ये देखिए बीच में से यहाँ से मोटा है तो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, और ये बीच में से मोटा है तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला जाता है। कॉनकेवो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये कॉनकेव की तरह लग रहा है और यहाँ से ये कॉन्वेक्स की तरह लग रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये बीच में से पतला है तो ये मतलब बिल्कुल इक्वल है, तो इसको डबल कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ये यहाँ से फ्लैट है तो इसको प्लेनो, प्लेन है ना, तो इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ये यहाँ से बाहर है तो ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ठीक है, आसान है, मेरे ख्याल से तो आसान हो गया होगा तुम्हारे लिए, आसान है ना बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया लेंस। अब पढ़ते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। किसको पढ़ेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला का। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला को पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ का पता होना चाहिए। कौन सी चीज़, वो ये रेयर टू डेंसर और रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का पता होना चाहिए कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो लेंस मेकर फॉर्मूले पे हम आ चुके हैं। डायग्राम एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूं तुम्हें। देखो ये जितना मोटा हमने बनाया ना इतना मोटा होता नहीं है, बिल्कुल पतला सा ही होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है आप लोगों को शो करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से डायग्राम बनता है। ये लेंस है, ओके, इसका इधर स्फेयर है तो ये इधर से कहीं ना कहीं एक सेंटर बना रहा होगा तो उसको मैंने C1 लिख दिया। इधर से एक स्फेयर बन रहा होगा तो इसको मैंने एक C2 लिख दिया जिसका सेंटर है। ठीक है, तो एक C1 एक C2 यहाँ से। अब लेंस के केस में जितने भी डिस्टेंस होते हैं, हाँ जी, लेंस के केस में जितने भी डिस्टेंस होते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर होते थे। सॉरी, पोल नहीं बोलना इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलना है। क्या बोलना है इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोलना है।
और ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, ऑप्टिकल सेंटर कौन सा होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये पूरा, ठीक है। अब रे यहाँ से चली, अच्छा वही बात कि नॉर्मल कैसे बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, यहाँ से लिया, दोनों से हमने नॉर्मल बनाए। सिर्फ एक खास बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर पे ना आए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको ड्रॉ किया। अब यहाँ से रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने का मतलब रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। अब जैसे ही रे यहाँ से मुड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी, ये नॉर्मल जो बनाया हुआ इसी की तरफ मुड़ेगी, तो ये ऐसे चलेगी। लेकिन यहाँ से जब बाहर जा रही है फिर से ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। तो अब ये क्या करेगी, अब ये नॉर्मल जो बना हुआ है, ये नॉर्मल जो बना हुआ है उसी की तरफ शिफ्ट होगी, सॉरी उससे भागेगी, उससे क्या करेगी, भागेगी। सुनो ध्यान से, यहाँ से रे चली, ठीक है। तो नॉर्मल ये है ना बेटा, ये वाला नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल जा रहा है इधर, तो इसी की तरफ भागी है। बट ये जैसे यहाँ से बाहर आई, अब नॉर्मल कौन है, अब नॉर्मल ये है, तो ये इसकी तरफ नहीं जाएगी ना, इससे दूर भागेगी, दूर भाग के ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे दो चीज़ समझने की है कि अगर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे ये कौन सा केस हो गया, रेयर टू डेंसर। तो क्या मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई साहब। अगर मैं रेयर टू डेंसर जाऊँ, अगर मैं रेयर टू डेंसर जाऊँ तो मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी पढ़ के तो आए हैं, ठीक है। तो वही μ1 में कौन है, n1 में कौन है, u है मतलब ऑब्जेक्ट है, n2 में इमेज बन रही है क्योंकि यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अभी हमने इसको पूरा ओपन नहीं किया। सिमिलरली अब फाइनल इमेज तो यहाँ बन रही है, तो ये रे ऊपर से आ रही है, ऐसे ऊपर से आ रही है। अरे भाई साहब ये अब क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर से आ रही है ना, कहीं ऊपर से थोड़ा आ रही है, वो इसको लगता है कि ये तो भाई साहब यहाँ से आ रही है। मतलब अब जो है, अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, अब रे डेंसर टू रेयर जा रही है। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। और इस केस में जो V1 है एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, इस केस में V1 जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो वही है, अब ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है बेटा, यहाँ से ऐसे आ रही है रे, तो इसका मतलब डेंसर में दिख रही है, इसको लग रहा है डेंसर में ऑब्जेक्ट है, बट ये रे मानी जा रही है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो डेंसर मतलब n2, तो n2 में कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, V1 है, तो V1 लिख दिया, माइनस में लिखेंगे। इमेज कहाँ बन रही है, n1 में, फाइनल इमेज तो यहाँ बन रही है n1 में, ठीक है। जिसमें जा रहे हैं, जिससे आ रहे हैं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन होगा, इधर R2 होगा, तो इसलिए मैंने इसको R2 लिखा। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हाँ जी, जैसे ही हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही हम पहले और दूसरे को ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है, करके देख लेते हैं। सिंपल से तुम्हारे सामने हो जाएगा। तो सिंपल क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा -1/u + 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू -1 मतलब μ2/μ1 बनेगा वैसे तो, और 1/r1 - 1/r2 बनने वाला है। लेकिन अब अगर हम ऐसा कुछ कर लें कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इसलिए 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, म्यू -1 1/r1 - 1/r2। कई बच्चे डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये नहीं होता भाई, 1/f नहीं होता डायरेक्ट, ठीक है। चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इट इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है, इट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, अब थिन लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला सिंपल याद कर लेना, इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी आप लोगों के पास। ये कि -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो थिन लेंस होता है फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों का कहाँ पे यूज होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा। कहाँ यूज होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होगा। ओके, क्लियर है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा और लेंस ने उसको कितना मैग्नीफाई किया, मतलब उसका रेशो निकाल देते हैं हम। तो यहाँ किसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है h, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये रेशो होता है, मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है,
रेशो होता है किस किस का, साइज ऑफ इमेज, मतलब एच डैश लिख दूं ऊपर, नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये नीचे है तो इसका मतलब इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये और ये हमने लिख दिए कि भाई एच डैश बाय एच होता है, हमने बोला कि एच डैश बाय एच होता है, तो ये v बाई यू के बराबर भी होता है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी हम यूज कर रहे होंगे। इट इज व्हाट, इट इज यू, सॉरी v और इट इज यू। यू इज व्हाट, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी चीजें, एंड आई होप कि सबको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो थिन लेंस फॉर्मूला याद रखना। और एक चीज ध्यान देखो कि m जो है वो अगर इमेज देख रहे हैं हम, इमेज किसके लिए, वो नीचे बन रहे हैं, तो माइनस एच डैश हुआ, नीचे h हो गया। अगर v के हिसाब से देखें तो वो माइनस v और u होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो चलो प्लस में हो गया v, बट ये तो माइनस का आ रहा है ना, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस हो गया खत्म, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इसमें देखो बेटा जी, इसमें कहीं ना कहीं इमेज इधर ही बन रही होगी, पीछे उधर ही बन रही होगी, मतलब तो आप उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है कॉनकेव के लिए, और इसकी होती है पॉजिटिव। इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो आई होप कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने की हैं वो सारी समझ में आ गई हैं। एंड लगभग हमें 61 मिनट हो गए हैं इस पॉइंट शॉट को करते हुए, एंड बहुत जल्दी बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है वो भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिखते जाना कि हाँ सर ये हो गया था मेरा, ये हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जी पावर ऑफ ए लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, क्या होता है पावर ऑफ ए लेंस। देखो किसी लेंस में से ना रेज जा रही है, अब वो रेज कितनी बैंड होंगी, मतलब वो लेंस उन रेज को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उनको बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। देखो हमने दो लेंस करे, हमने कितने लेंस पढ़े, दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ गई होंगी सारी की सारी चीज़ें। इतनी चीज़ें तो कुछ खास नहीं है ना, बहुत सिंपल है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग बोला जाता है और कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। पावर ऑफ ए लेंस मतलब कि एक एबिलिटी है किसी लेंस की कि वो कितना डेविएट कर पाता है जो रेज उसके अंदर जा रही है, मतलब सीधा सा बोलो कि कितना वो कन्वर्ज कर सकता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ या डाइवर्ज कर सकता है। और जो पावर होती है उसको बोला जाता है 1/f। क्या बोला जाता है, 1/f। अब जो हमारे पास लेंस होते हैं कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, इनके दो फोकस होते हैं। जैसे कि ये एक लेंस बनाया हमने, एक लेंस बनाया हमने, यहां से क्या है कि रेज चलेंगी, ऐसे हो जाएंगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अगर यहां से चले ऐसे रेज, अरे अब पैरेलल रेज आ जाए, पैरेलल रेज आ जाए, तो ये क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पे मीट कर जाती है, तो ये होता है F2, मतलब सेकेंडरी फोकस। तो हमेशा हम कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो तो सेकेंडरी फोकस ही लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव के केस में कैसे बन सकता है, कॉनकेव के केस में ऐसा बन सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा कि रेज आएंगी पैरेलल और वो ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी, फिर ये इधर जाती हुई दिखाई देंगी। मतलब इसमें हमेशा यही फोकस हम यूज कर रहे होंगे, और ये फोकस कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए हमेशा जो कॉनकेव होता है उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव होगी, और इसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होगी। इसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। और P = 1/f लिख रहे हैं, F जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए, तो इसकी कंप्लीट यूनिट बन जाती है डायोप्टर। क्या बन जाती है, डायोप्टर बन जाती है, जिसको हम कैपिटल D से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल D से। तो पावर ऑफ ए लेंस आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन किस पे आता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है भाई पावर ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन पे, कि अगर दो थिन लेंस कॉन्टैक्ट में आ जाए, कॉन्टैक्ट में कैसे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में आ जाए तो क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है, तो ये एक लेंस लिया, ये एक लेंस लिया, दोनों को कॉन्टैक्ट किया। जब भी थिन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं,
तो वो एज ए सिंगल की तरह बिहेव करते हैं, वो एज ए सिंगल की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जैसा हम लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ के आए ना कि ये एक रिफ्रैक्शन पार्ट हुआ, फिर इसका ये रिफ्रैक्शन पार्ट हुआ, वही केस है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूस एन इमेज I1, मतलब इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती है, I1 पे बनती है, सिंपल है। बट जैसे यहाँ से रेज निकलते तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। लेंस मेकर में यही तो पढ़ के आए हैं अभी हम, देखो ना लेंस मेकर में हम यही तो पढ़ के आए हैं कि यहाँ से रे निकली और ये यहाँ पे चली गई, सीधी नहीं गई, वो यहाँ से देखने पे जा रही है, वही तो केस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद I1 जो है वो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज है। अब ये जो I1 है सेम लेंस मेकर फॉर्मूले की तरह इस वाले पोर्शन के लिए क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये इसकी वजह से जब बन रही है तो ये रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द फर्स्ट लेंस प्रोड्यूस एन इमेज एट I1 सिंस I1 इज रियल इट सर्व्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंडरी लेंस B। मतलब इस B लेंस के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है एक फाइनल इमेज कहाँ पे, I1 पे, यहाँ पे I1 पे। तो यहाँ का डिस्टेंस इज V और यहाँ तक का डिस्टेंस इज V1 और ये इज U। तो मतलब पहले एक लेंस के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँच गए, तो उसमें आप थिन लेंस फॉर्मूला लगा दो। थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, -1/u + 1/v। बट V कौन है, V1 है, क्योंकि पहले की वजह से इमेज यहाँ पे बननी चाहिए तो V1 लिख लिया और पहले की फोकस इज F1। सिमिलरली 2 के लिए लिख रहे हैं, सेकंड के लिए लिख रहे हैं, तो अब इमेज कौन है, V है, मतलब इमेज तो V है और ऑब्जेक्ट कौन अब V1 है। माइनस में होगा तो -V1 + 1/v इज इक्वल टू F2। तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 हमें क्या मिलेगा, -1/u + 1/v जो कि किसके बराबर होता है, 1/f के। तो 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/f1 + 1/f2। मतलब पावर अगर देखी जाए जब भी कांटेक्ट में होते हैं चाहे वो कितने हों, सिर्फ उनका क्या करना है, समेशन करना है। आप लोगों को क्या करना है, उनका समेशन कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना। P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 P4 ऐसे करते जाना। मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई में होती है। अलग अलग जो लेंस होंगे ना सबकी मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो वो बात की बात है कि कैसे हम उनको मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है कि डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हमने कर लिया है एंड आई होप कि पावर से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आ जाती है हमारी बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि आई होप कि लास्ट है, क्योंकि इसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। बहुत खुशी की बात है। देखो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में क्या होता है कि जब भी प्रिज्म से हम डील करते हैं तो पहली बात तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है। ये इसका ए जो बोला जाता है वो कौन होता है, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। और ये कितना होता है, ये a इज इक्वल टू 60 होता है। वैसे तो फिक्स होता है 60, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो बदल भी सकता है। इसको क्वेश्चन के हिसाब से वो इसको बदल भी सकता है। वो तुम्हें ये बोल सकता है कि भाई 45 डिग्री है या 35 डिग्री है, 52 डिग्री है, वो क्वेश्चन देने वाले के एग्जामिनर की मर्जी है, ठीक है। तो वैसे इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। अच्छा, इसमें नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसमें नॉर्मल, इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। क्या होते हैं, इसमें होते हैं 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ जी, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब यहीं से रिफ्रैक्शन होगा, यहीं से लाइट एंटर होगी। तो हमने इसी के ऊपर क्या बना देना है, नॉर्मल। तो इधर से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इधर से एक परपेंडिकुलर लाइन। अरे सिंपल सी बात है, कोई एक पोर्शन है, मान लो इससे रिफ्रैक्शन होना है तो उसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे ना, तभी तो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से नॉर्मल बनाया, यहाँ से नॉर्मल बनाया, तो ये एक नॉर्मल, ये एक नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से रे आई, जिसको हमने बोला आई। अब ये रे नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगी ना, क्योंकि जानी चाहिए सीधी, जानी चाहिए सीधी, लेकिन ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये इधर शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ कौन है, यहाँ इज व्हाट, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से जाएगी बाहर, विच इज रेयर मीडियम। तो अब ये वाला नॉर्मल काम आएगा। ये कौन है, ये सेकंड वाला नॉर्मल है जो कि हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला नॉर्मल है, अब देखो ध्यान से क्या होगा कि जब रे यहाँ से बाहर चली
तो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगी ना, जानी तो सीधी चाहिए थी। तो ये क्या करेगी, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, वो इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस एंगल को बोलेंगे ई एंगल, इसको बोलेंगे हम आई एंगल। और यहाँ देखो ये जब लाइन जा रही थी तो ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे एक एंगल बनाएगी जिसको मैंने नाम दिया R1, इसको नाम दिया मैंने R2, इसको क्या नाम दिया, R2 मैंने नाम दे दिया। अब देखो ये एक लाइन है, ध्यान से सुनना, ये एक लाइन है जिसको हम इंसिडेंट लाइन बोल रहे हैं। ये कौन है, इंसिडेंट लाइन है। तो ये सीधी जा रही है, बट हमें यहाँ पे एक रे मिल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो जैसे हमने ये एमर्जेंट रे बोली तो इसको भी हम पीछे करके देखते हैं। तो इसका मतलब इंसिडेंट रे जो आनी थी और जो एमर्जेंट रे हमें मिली है, मतलब जो रे हमें एक्चुअल में मिलती है उसको एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो उनके बीच में एक डेविएशन आ गया है, डेल। इस डेविएशन को ही हमें निकालना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा जी, इसको हम बोल सकते हैं डेल 1। क्यों बोल सकते हैं, सुनो ध्यान से, सीधी जानी चाहिए थी बट ये यहाँ पे होगी। तो ये अगर I1 है और ये R1 है तो इसका मतलब ये पूरा I1, तो ये पूरा I1 होना था, लेकिन उसमें से R1 निकल गया। तो I1 माइनस R1 इज व्हाट, डेल 1। सिंपल है। अब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ये और ये एंगल बराबर होंगे, लेकिन मैं बोल दूं कि इसमें से ये एंगल तो R1 बन चुका है और ये I1 है, तो इसका मतलब पूरा I1 माइनस R1 हो गया, सिंपल, ठीक है। सिमिलरली हम इसको लिख देंगे डेल 2, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो डेल 2 है, डेल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल एंड डेल 1 एंड डेल 2 इज द इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम हमने लिखा कि डेल 1 इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। क्या लिखेंगे, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। डेविएशन, टोटल डेविएशन हो गई है, ठीक है। अब आई की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, डेल 1 प्लस R1 के इक्वल, यस, बट हमें तो क्या चाहिए, डेल 1 चाहिए। सिमिलरली ई की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, डेल 2 और R2 के इक्वल हो सकती है, यस, तो इसको लिख दिया। बट हमें डेल 2 चाहिए तो डेल 2 लिख दिया। तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो। तो जैसे हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं हमें मिल जाता है ये कि I प्लस ई एक साइड कर लिया, और जो माइनस R1 माइनस R2 इसमें से माइनस कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इसको लिख दिया, तो माइनस आ गया बाहर। सो ये बन गया आप लोगों के पास क्या, R1 प्लस R2। ये कितना बन गया, R1 प्लस R2 बन गया। सो आई होप कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक कि जो डेल है वो क्या है, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 है। अब ये जो R1 प्लस R2 है ना, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वाड्रिलेटरल पार्ट को हम देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, ये होता है आप लोगों के पास 90 डिग्री। ये कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल होता है ए, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं, और ये एंगल एन है। तो इसका मतलब इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, यस। तो ये कितना ए, ये कितना 90, ये कितना एन और ये कितना 90। तो 90 और 90 180, 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 ही बचने वाला है। मतलब एंगल ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यस, इतना तो समझ में आ रहा है कि एंगल ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां पे देखो, इस ट्रायंगल को देखो सिर्फ, तो इसमें देखो R1 प्लस R2 और क्यू एन आर, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के। चलो वो लिख दिया 180। अरे भाई इनको कंपेयर करो। जब आप इनको कंपेयर करोगे तो ये और ये तो कट गया ना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डेल ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस क्यू एन आर। तो ये क्यू एन आर से कैंसिल, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू इस ए के इक्वल आ गई है। तो वो हमने बना के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई, क्लियर है, हाँ जी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये R1 प्लस R2 है इसको यहाँ पे ए कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है कि डेल इज व्हाट, I प्लस ई माइनस ए कर दिया, I प्लस ई माइनस ए कर दिया। क्लियर, आई होप कि इतनी चीजें आप लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर समझ में आ गई हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, मिनिमम डेविएशन की, किसकी बात करें, मिनिमम डेविएशन की। तो मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या है कि मिनिमम डेविएशन का मतलब कि बहुत ज़्यादा कम डेविएशन हो। कितना हो, बहुत ज़्यादा कम डेविएशन हो, यही बात बोल रहे हैं ना हम। चलो, तो अब सुनना ध्यान से। उससे पहले हम ना एक ग्राफ समझते हैं। हमने इक्वेशन लिखी डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, मतलब जो डेविएशन है वो I और E पे डिपेंड कर रहा है।
तो अगर मैं डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एक ग्राफ बनाऊं तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे पॉइंट ढूंढूं तो मुझे यहाँ पे डेविएशन मिलेगा, लेकिन मुझे I1 और I2 की वैल्यू मिल रही है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है। मतलब I1 इज नॉट इक्वल टू I2 नहीं मिल रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे जो डेविएशन है, मतलब ये देखो ये डेविएशन है इधर और ये कौन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इनके बीच में हमें ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देता है। और ये नीचे की तरफ जो दिखाई देता है ये क्या हुआ, इट इज द मिनिमम डेविएशन। इट इज कौन है, मिनिमम डेविएशन। और ये मिनिमम डेविएशन जब हो रहा है जब हमारे पास ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ इंसिडेंट है। क्योंकि पहले अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास मान लो यहाँ है, यहाँ पे अगर हमें इस एंगल पे अगर देखना है तो इस एंगल पे हमारे पास 2 डेविएशन है, ये मतलब 2 इंसिडेंट की वैल्यू है। बट यहाँ पे अगर देखें तो एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन पे I जो है वो E के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब मिनिमम डेविएशन पे I जो है वो E के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन इज व्हाट, मिनिमम डेविएशन इज व्हाट, द एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E ऑफ द रे फ्रॉम द सेकंड फेज, जो सेकंड फेज से हमें एंगल मिल रहा होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, वो इक्वल हो जाता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। मतलब I जो है वो E के इक्वल हो जाता है। या सीधी सी एक बात बोल दें हम कि ये जो इंसिडेंट रे होती है ये बिल्कुल पैरेलल हो जाती है इसके बेस के, ये इसके पैरेलल हो जाती है बिल्कुल इसके बेस के। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन पे हम डेल को डेल DM लिख देते हैं और I को E कर देते हैं, और I को E करने की वजह से R1 जो है R2 के बराबर होता है। अगर I जो है वो E के बराबर है तो इसका मतलब R जो है वो R2 के बराबर है। सिंपल है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो R1 प्लस R2 है तो यहाँ पे बनेगा आप लोगों के पास क्या, A इज इक्वल टू 2R, मतलब R इज इक्वल टू A/2। ठीक है, तो R इज A/2। क्लियर है। तो ये बैकग्राउंड नॉइस जो आ रही है इसको अवॉइड करिए। ठीक है, मतलब जो सॉफ्टी बार बिक रही है उसको अभी खाना नहीं है, बाद में खाना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे R जो है वो A/2 आ चुका है। सिमिलरली हम जो DM है उसको कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली जो DM है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अरे भाई डेल इज DM, I और E इज I, मतलब 2I बन गया ये, तो ये 2I हुआ माइनस A हुआ, तो यहाँ से मैंने I की वैल्यू निकाल ली तो ये इधर चला गया। तो मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ से I और R की वैल्यू निकाल रहा हूँ, I और R की वैल्यू निकाल रहा हूँ और सीधा स्नेल्स लॉ में पुट कर दूंगा। स्नेल्स लॉ इज व्हाट, स्नेल्स लॉ इज म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू इज साइन I/R एंड I की वैल्यू इज कितनी, साइन A प्लस DM/2 अपॉन साइन A/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अच्छा, थिन के लिए अगर पूछ लिया जाए तो थिन वाले में तो बहुत सिंपल होगा ना कि जो एंगल हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई थिन प्रिज्म के लिए पूछे फॉर स्मॉल प्रिज्म तो वो क्या होगा, वो होगा साइन A प्लस DM/2, तो नियरली किसके इक्वल होगा, A प्लस डेल मिनिमम/2 के बराबर, बराबर नहीं मतलब by 2 के बराबर। ठीक है, और A/2 किसके बराबर होगा, A/2 के बराबर। साइन A/2 इज इक्वल टू A/2। वही म्यू को कैसे लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, जो कट होगा वो कट हो जाएगा और बचेगा ये, मतलब डेल इज इक्वल टू, मतलब डेल इज इक्वल टू डेल मिनिमम म्यू -1 A हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच। थिन प्रिज्म मतलब जो पतला प्रिज्म होता है वो ज़्यादातर लाइट मतलब डेविएट नहीं कर पाता है। थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये हुआ आप लोगों के पास क्या, प्रिज्म, क्या हुआ ये आप लोगों के पास प्रिज्म हुआ। ठीक है, अब इसके बाद बारी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा और उसको लगभग हमारे 20-25 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 2 घंटे से पहले का ये वन शॉट है और ख़त्म हो जाएगा। चलो, अब आ जाती है बारी किसकी भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी होंगी, तो वो बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा देखो, ये जैसे ये एक स्पेक्स लगा हो तो ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही है, मतलब
जिनसे हम देख पा रहे हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं और लाइट को अच्छे से मतलब एकोमोडेट कर पा रहे हैं। आप समझ जाओगे सारी चीज़ें यहाँ पे कि क्या होता है एकोमोडेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हमारी जो आंख होती है ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने हिसाब से सेटिंग कर लेती है। मतलब एक टाइम के बाद तो चलो ख़राब हो जाती है, लेकिन और फिर भी उसके हिसाब से वो क्या है, सेट कर लेती है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब दूर की चीज़ पास की चीज़ को देखने के लिए सेटिंग बन जाना आंख की अपने आप, वो कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, रेंज ऑफ विजन मतलब देखो मैं इस चीज़ को यहाँ पे देख रहा हूँ, पास ले आया, पास ले आया, एक रेंज मतलब एक डिस्टेंस तक मुझे ये सही दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद ये मुझे ब्लर और मेरी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है। तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम कैपिटल डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको हम कैपिटल डी बोलते हैं। नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 से लेके कितना हो सकता है, 25 से लेके ये इन्फिनिटी तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है बेटा जी, इन्फिनिटी तक हो सकता है। अच्छा, विजुअल एंगल को एक बार समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक विजुअल एंगल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ये रही एक लाइन और ये हमारी आँख है, ये क्या है, हमारी आँख है, ठीक है। अब इतना तुम्हें पता है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है भाई, रेटिना पे बनती है। वो तो पता है ना कि कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। अच्छा, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इमेज बना रहा है, यहाँ पे कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे। सो यहाँ पे एक एंगल हुआ थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस थीटा को और बड़ा कर दूँ, इसको आगे ले आऊँ, इसको आगे ले आऊँ ना, और इसको और बड़ा कर दूँ, तो ये यहाँ से दोबारा इमेज बनाएगा कहाँ पे, ये यहाँ पे। तो देखो मतलब यहाँ पे एक एंगल है जिसको मैं θ1 नाम दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये एंगल बढ़ रहा है ना, उतना यहाँ पे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस एंगल के। इसी को बोलते हैं विजुअल एंगल, इसी को बोलते हैं विजुअल एंगल। लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स होता है। मान लो कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ अगर ये मेरी आंख से दूर जा रही है तो ये मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाई देगी ना, छोटी दिखाई देगी। अगर मुझे इसको बड़ा देखना है तो मैं इसको कहाँ पे फिट करूँगा, मैं इसको अगर आगे की तरफ लाऊंगा बड़ी तो हो जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। तो इसको मैं कहाँ पे रखूँगा, इसको मैं डी पे रखूँगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सुनना भी ध्यान से। जैसे कि हमने ये रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और ये कितनी दूरी पे है, ये डी दूरी पे है, और ये यहाँ पे ऐसे हम रख देंगे। समझ में आ रही है चीज़ें? या सिंपल सी एक बात यही कि ये जितना एंगल हम ये बना रहे हैं उतना यहाँ पे साइज बढ़ता जा रहा है। बस इतना याद रखो, इसको भूल जाओ अभी के लिए, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो विजुअल एंगल की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है विजुअल एंगल? द साइज ऑफ इमेज ऑन द रेटिना इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। दिस एंगल इज नोन एज विजुअल एंगल। सुनो ध्यान से, साइज ऑफ द इमेज, इस इमेज का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया है यहाँ पे, किसके साथ? आई के साथ। वही है ना, तभी इतनी इमेज बन रही है। इसको बोलते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। अब चाहे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, आपको एक चीज से डील करना है, विच इज मैग्नीफाइंग पावर, माइक्रोस्कोप की भी और टेलीस्कोप की। अच्छा, माइक्रोस्कोप इज माइक्रो मतलब छोटी चीजों को बड़ा करता है, ठीक है। मतलब जिनको हम नेकड आई से नहीं देख सकते, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्ट कोई चीज हम ऐसे, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर पार्टिकल्स पड़े होंगे बहुत छोटे, वो मैं डायरेक्टली नहीं देख पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके अंदर कौन है? वो माइक्रोस्कोप है। और कौन से वाला है? सिंपल या कंपाउंड, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है? मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है द फैक्टर बाय विच द इमेज ऑन द रेटिना कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। मतलब जो रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, उस फॉर्मूले को बोला जाता है मैग्नीफाइंग पावर। मतलब जो इमेज बन रही है ना रेटिना पे, उसको छोटा बड़ा करना, एडजस्ट करना। मतलब हमें माइक्रोस्कोप में तो बड़ा ही चाहिए ना, और टेलीस्कोप में पास करके दिखाना होता है। समझ गए? चलो
अब सुनो ध्यान से भाई, अब मैंने एक चीज बोली कि कंपाउंड नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाया जाता है। कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट अगर मैं देख रहा हूं, वो बड़ा कब दिखेगा मुझे? वो बड़ा मुझे तब दिखेगा जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होगा, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को लिखते हैं विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज क्या एंगल बनाती है, नीचे लिखते हैं विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, डी पे रखा हो, डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। क्लियर है, ठीक है। और टेलीस्कोप में डी का पंगा नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है और उसको पास में लाया जाता है फिर, ठीक है। तो सिंपल है, ऊपर फाइनल इमेज नीचे ऑब्जेक्ट, डी का कोई चक्कर नहीं होता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप में डी को याद रखा आप लोगों ने। चलो अब सुनो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे पास वो कितने हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो हैं 2। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं 2। कौन कौन से हैं, एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में भी 2 हैं, एक है सिंपल और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो सिंपल होता है वो तो एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है। क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। किससे बना होता है, क्या बना होता है, ध्यान से देखना। इट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किससे बना होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस से बना होता है जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, स्मॉल होती है। ये चीजें याद रखने की है कि भाई ये किससे बनी होती है, कन्वर्जिंग लेंस से बनी होती है और जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि कोई भी चीज मान लो हम देख रहे हैं मैग्नीफाइंग लेंस से अगर देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए भाई, डी पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। अच्छा इमेज कहाँ बनेगी भाई, वहीं बनेगी, वहीं बनेगी ना। तो इसमें क्या होता है, हम लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ से एक रेस जाएगी सीधी, एक ले ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे फैलेगी, लेकिन आंख को लगेगा कि इमेज यहाँ पे बन रही है। डायग्राम समझ क्लियर। अब देखो इमेज यहाँ पे बन रही है तो इमेज ने एक एंगल बना लिया जिसको मैंने लिख दिया थीटा, तो ऑब्जेक्ट ने किसके साथ बनाया, ये भी तो ऑब्जेक्ट था। लेकिन नहीं, सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा कब दिखेगा हमें, ऑब्जेक्ट मान लो ये कोई चीज है, ये बड़ी कब दिखेगी, जब ये डी पे रखी होगी। तो ये जब डी पे रखी है, ये रखी है, देखो ये डी डिस्टेंस है, आंख से डी डिस्टेंस पे रखी हुई है और हाइट है h। तो इस टाइम हमने बोला ये थीटा नॉट है। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर मुझे लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा जो एंगल आंख ने बनाया, इमेज ने बनाया, और जो ऑब्जेक्ट ने बनाया जो कि डी पे रखा हुआ है। तो थीटा कैसे लिखूं, हाँ जी, थीटा कैसे निकालूं भाई, यहां पे जाने की जरूरत क्या है जब मुझे ये पता है। सिंपल है ना, अगर भाई मुझे ये पता है तो बात ही चल जाएगी ना, मतलब काम चल जाएगा। तो tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, h, तो h, बेस इज u, तो u। अब इसमें देखो कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज h, बेस इज d, तो h बाय d चला गया ऊपर, तो h से h कैंसिल, तो बचा कौन, d बाई u। तो ये आ गई है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या आ गई है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आ गई है। लेकिन ये मैग्नीफाइंग पावर कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है ये तो नहीं पता ना हमें, तो ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब इमेज डी पे बन जाए। सुनो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है जो कि डी पे है, क्योंकि डी पे हमें सबसे बड़ा दिख रहा है, लेंस लेके लगे हुए हैं, और हमने इमेज ऐसी बना ली कि ये यहीं पे दिख जाए, क्योंकि पीछे दिखेगा तो छोटा दिखेगा, अगर आगे आएगा तो ढंग से नहीं दिखेगा, तो ये डी पे बन जाए। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमारी आंखों पे स्ट्रेन होगा, लेकिन इमेज बड़ी दिखेगी। तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है, डी पे ही बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी बेटा, डी पे बन जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, कैपिटल डी पे बननी चाहिए। तो फोकल लेंथ तो वही पॉजिटिव ही रहेगी। वी कहाँ पे होना चाहिए, डी पे बनना चाहिए, मतलब जो ये इमेज है ये डी पे बननी चाहिए। तो रेज तो इधर जा रही है ना, तो हम अगर इधर जाएंगे तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, यस। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इज माइनस, तो माइनस यू माइनस डी और प्लस का एफ, क्योंकि सेकेंडरी फोकस को हम यूज करते हैं।
तो थिन लेंस फॉर्मूले में हमने पुट किया इसको और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई 1/u की। अब 1/u इज यहाँ से निकाल लो d इंटू 1/u, तो 1/u की वैल्यू इज दिस, तो इसके साथ d मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। सो इट इज द मैग्निफिकेशन। सुनो ध्यान से, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो इमेज d पे ही बननी चाहिए ना। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो तो कहीं पे भी रखा तो उसको हमने u मान लिया ना, -u साइन कन्वेंशन लेके, और यहाँ पे v इज इक्वल टू -d कर दिया, और ये फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव ही रहेगी कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अच्छा मिनिमम कब होगा? मेरी आंखों से दूर जा रही है, मेरी आंखों से दूर जा रही है, तो दूर जाने का मतलब इन्फिनिटी पे भी बन सकती है इमेज, यस। तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाए, ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा वहाँ पे रखा रहेगा, तो u इज इक्वल टू -u, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड f इज इक्वल टू f। सो आप लोगों को मिलेगा m इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे 1/u की वैल्यू 1/f आई है, तो सीधा ही मल्टीप्लाई होगा d/f बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल कंडीशन, ये होती है कौन सी? नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, और ये होती है स्ट्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। हाँ, ये नॉर्मल कंडीशन होती है और ये स्ट्रेन्ड आई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर एक लेंस है, तो वो उतना अच्छा मैग्नीफाई नहीं कर पा रहा था, मतलब चीज़ों को बड़ा उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमें 2 लेंस की जरूरत पड़ी। तो इसमें कंपाउंड नाम से पता लग रहा है कि 2 होंगे, कंपाउंड नाम से पता लग रहा है कि 2 होंगे, ठीक है। अच्छा ये बना किससे होता है पहले वो समझ लेते हैं। इन शॉर्ट डेरिवेशंस को कवर किया गया है, मजा आ जाएगा आप लोगों को पूरे का पूरा वन शॉट देखने के बाद, ठीक है। अच्छा कई बच्चे सोच रहे होंगे इसके नोट्स कैसे मिलेंगे। भाई नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। तो कल आप लोगों को मिलेगा वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट। किसका वन शॉट मिलेगा? वेव ऑप्टिक्स का वन शॉट मिलने वाला है। कोशिश करते हैं कि उसको डिजिटल बोर्ड पे बना दे, कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं? 2 लेंस होते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, मतलब जिस साइड मतलब जैसे कि एक पाइप है, इस पाइप में एक लेंस यहाँ पे और एक लेंस यहाँ पे। ये वाला जो लेंस है ये मेरी आंख के पास है क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं आई पीस, जो आंख के पास होगा। और जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पीस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, कोएक्सियली इनको रखा गया है, कुछ डिस्टेंस होता है। लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, और लेंस थ्रू विच द फाइनल इमेज इज व्यूड इज कॉल्ड आई पीस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट है h, नाम है ए बी, इससे रे गई एक प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, और जैसे ही ये रे गई तो ये यहाँ से ये रे फोकस से होते हुए यहाँ पे जाके मिल गई। मतलब कि भाई इस लेंस ने यहाँ पे इमेज बना दी, तो इसलिए हमने इसको लिखा u0। u0 का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव पीस, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव पीस या ऑब्जेक्ट पीस, इसलिए ओ लगा रहे हैं वी के साथ, ठीक है। अब ये देखो यहां पे एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे जो एफ होता है वो छोटा होता है किससे? एफ पी से। मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो आई पीस की ज्यादा होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो आई पीस की ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका मतलब ये हुआ कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है। भाई इसने ऑब्जेक्ट लिया, इसने इमेज बना दी, तो ये अब जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ये देखो ये कितना हुआ? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। लेकिन मैंने बोला ना कि इसकी फोकल लेंथ इज बड़ी, तो इसका मतलब फोकस बहुत बड़ा है, इसका फोकस बहुत बड़ा है, इसका कहीं ना कहीं होगा, और उसके बीच में आके ऑब्जेक्ट आ गया है। देखो ना, जब फोकस हो और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ बनती है, मतलब ऐसा लगता है ना। तो मतलब इन्फिनिटी नहीं, मतलब वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ से रह गई इधर, ये फोकस से चली गई इधर, ये इधर से चली गई ऑप्टिकल सेंटर से। आंख को लग रहा है कि इमेज यहाँ पे बन रही है, मतलब उल्टी इमेज बन रही है बट बड़ी बन रही है। तो एक और लेंस लगा के इसको सीधा कर लिया जाएगा, बट वो हमें नहीं पढ़ना है। एक और लेंस लगा के इसको सीधा कर लिया जाएगा, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना बेटा जी, ठीक है। इतनी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी, आई होप समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो अब देखो इमेज कहाँ बन रही है, ये रही इमेज, तो इसके लिए डिस्टेंस इज दिस, मतलब एंगल इज दिस। अच्छा फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट वही है, माइक्रोस्कोप में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डी पे रखा होना चाहिए, तो ये रहा वही,
तो मैग्नीफाइंग कैसे निकालें, ऊपर थीटा मतलब इमेज वाला एंगल, नीचे ऑब्जेक्ट वाला एंगल जो कि डी पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे ये थीटा निकालना तो मैं क्या करूँगा, ए डैश बी डैश अपॉन ये कर दूंगा, ये कौन है, यू ई है। तो अब देखो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और नीचे कौन आएगा, ए बी अपॉन डी, डी चला गया ऊपर। अच्छा अब ध्यान देखो, ए डैश बी डैश और ए बी को मैं एक साइड ले लूँ, मतलब एक साथ इकट्ठा लिख लूँ, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को मैंने एक साथ लिख लिया, इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्या तुम्हें याद आ रहा है, मैंने मैग्नीफिकेशन कराया था, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, और इसको v बाई यू के बराबर भी लिख दिया, तो इसका मतलब ये v नोट बाई यू नोट के बराबर हो गया, तो ये लिख सकते हो आप, यस। तो मैंने इसको लिख दिया कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज v नोट बाई यू नोट, तो इसको लिखा v नोट बाई यू नोट। बचा कौन, d बाई यू ई, बचा कौन, d बाई यू ई बच गया। सो आई होप कि मैग्नीफिकेशन समझ में आ गई है। अब आप लोगों के पास वही केस आएगा कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी, अरे भाई सिंपल है, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब हो सकती है, जब आप v को कहाँ पे बनाओगे, d पे बनाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज कब, जब VE, अच्छा VE क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आंख को तो सिर्फ ये वाले लेंस से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आंख को सिर्फ इस लेंस से मतलब है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बन रही है, बस बात खत्म हुई। तो इसलिए VE हम माइनस ऑफ D, U इज माइनस ऑफ UE, और F इज FE लिखेंगे क्योंकि आई पीस के लिए लिख रहे हैं। वही थिन लेंस फॉर्मूला लगाया, सबको पुट किया, भाई 1/UE की वैल्यू आ गई जो कि है 1/D प्लस 1/FE है। अब सुनना ध्यान से, जब 1/D प्लस 1/FE लिख रहा हूँ, ये 1/UE की वैल्यू है, तो यहाँ पे 1/UE और यहाँ पे D भी तो है, ये D वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करा हमें मिल गया ये। सो आई होप कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आई होप आ गई होगी। अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तो वो बेटा कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से फॉलो कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कैसे करेंगे, मिनिमम मैग्नीफिकेशन तब हो सकता है जब इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने, इन्फिनिटी पे बने। तो इन्फिनिटी मतलब v इज माइनस इन्फिनिटी, और u कहीं पे भी रखो तो माइनस यू ई कर दिया, मतलब u इज माइनस यू ई होगा। f फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स की पॉजिटिव ही रहती है, तो जैसे ही हमने इनको पुट किया तो हमारे पास 1/UE की वैल्यू इज 1/FE। अब यहाँ पे 1/UE की वैल्यू 1/FE है, तो इसका मतलब v नोट यू नोट D/FE आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेंथ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस के बीच का डिस्टेंस, तो वो कितना है, v नोट और UE है, तो वही लिख रहे हैं हम v नोट और UE। ये क्या कहलाता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो तुमने बोलना है कि v नॉट प्लस UE, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट पीस एंड कौन सा पीस, आई पीस, उसको बोला जाता है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अभी के लिए हमारा माइक्रोस्कोप हो गया है, अब हम करने वाले हैं टेलीस्कोप को। किसको करेंगे, टेलीस्कोप को करेंगे। और ये टेलीस्कोप जो है बहुत हमारा मतलब सिंपल है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आ गई है और आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है बेटा वो जैसे कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, बहुत दूर समुंदर में देखने के लिए, आकाश में देखने के लिए, ठीक है। अभी पीछे हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया था, सूर्य ग्रहण देखा था एक बहुत बड़ी दूरबीन से, वो टेलीस्कोप ही था, ठीक है। लाखों की मशीन होती है वो, ओके। तो इसमें खास बात क्या है कि जो ये दो तरीके के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में ना एक चेंज आप लोगों को दिखता है, वो क्या होता है, मतलब एक तरह से रिफ्रैक्टिंग उतना अच्छा नहीं होता जितना रिफ्लेक्टिंग होता है, तो हम उस चीज़ को भी समझने वाले हैं, ओके। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, कई बुक में आप लोगों को एक और लेंस दिख रहा होगा, तो वो लेंस सिर्फ किसके लिए होता है, इस इमेज को सीधा करने के लिए होता है। ये जो इमेज नीचे बन रही है ना, उसको सीधा करने के लिए होता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। मैग्नीफाइंग पावर को कैसे लिखेंगे, वही विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैप्टेड डी का कोई भी सीन नहीं रहा,
ओके चलो, अब देखो इन्फिनिटी से रेज आई। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे एफ ओ ज़्यादा होता है, एफ ई कम होता है, ठीक है, मतलब इतना कम भी नहीं होता बट कम होता है इससे, ठीक है। तो अभी सुनो ध्यान से, इन्फिनिटी से रेज आएंगी और वो फोकस पे मर्ज हो जाएंगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज बन गई। इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे था उसकी इमेज बन गई, जिसको हमने नाम दिया ए बी, और ऑब्जेक्ट पीस के लिए ये इमेज बन गई है तो इसको हमने वी नॉट भी बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, वी नॉट बोल दिया। ओके अब सुनो ध्यान से, अब ये एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब एक लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ छोटी है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, छोटी है भाई, तो छोटी है तो इसका मतलब क्या है, हाँ तो इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा कि आप लोगों के पास ये जो रे यहाँ से जाएगी और एक रे यहाँ से फोकस से चली जाएगी, आंख को लगेगा कि ये इमेज पीछे की तरफ बन रही है। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायग्राम से मतलब है, किससे मतलब होना चाहिए, डायग्राम से मतलब होना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे डायग्राम बनेगा आप लोगों को ये सारा जो चिट्ठा है ये सारा पूरा हो जाता है। तो वही मैग्नीफाइंग पावर को कैसे लिखते हैं, अच्छा इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे, तो एंगल ये रहा बीटा, इसकी वजह से, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस है तो ये एक इमेज बना रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एंगल है जिसको हमने बोल दिया अल्फा। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा कैसे निकालेंगे, tan बीटा तो सिंपल है, वही ए बी अपॉन यू ई से निकाल देंगे। ये कितना है, यू ई है कि आई पीस के लिए वो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन यू ई लिखेंगे। फिर वी नॉट बाय ए बी, तो वी नॉट ये रहा, ठीक है, और बाय ए बी। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमें परपेंडिकुलर लिखना है, तो परपेंडिकुलर इज ए बी, जो नीचे वी नॉट है वो ऊपर चला गया, वो ऊपर चला गया, ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारे पास बचा वी नॉट बाय यू ई। अच्छा अब ध्यान देखो कि जो ये वी नॉट है ये कहाँ पे बनेगा, जब भी इन्फिनिटी से लाइंस आती हैं, रेज आती हैं, वो फोकस पे बनती है इमेज, तो इसका मतलब जो वी नॉट है वो एफ नॉट के बराबर है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पीस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम इज वट, एम इज एफ ओ बाय यू ई, नीचे यू ई है। वही तरीका है फिर से कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो कैसे करेंगे कि भाई यू को जहाँ पे हम कहीं पे भी जो रखा है वहीं पे रखा रहेगा माइनस यू ई, और वी कहाँ पे बननी चाहिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, डी पे बननी चाहिए, तो डी पे आ गया। एफ पॉजिटिव रहता है इसके लिए तो पुट किया, हमारे पास 1/u की वैल्यू आएगी, एंड 1/u की वैल्यू इज दिस, हमने इसको यहाँ पे पुट कर देना है। अब फर्क क्या होगा, अब यहाँ से हम एफ ई कॉमन लेंगे, हम यहाँ से एफ ई कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाता है 1 + एफ ई बाई डी। सिंपल तरीका वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बदलाव आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इसको यूज कर लिया है, क्योंकि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी होती है, ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी होती है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर अल्फा। ओके तो ये था मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, और मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए आप सिंपली कर ही सकते हो कि इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, और इस तरीके से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकाल सकते हैं, देखो वी नॉट और यू ई, तो वी नॉट प्लस यू ई, बट ये कब, जब इमेज कहाँ पे हो, डी पे हो, कहाँ पे हो, डी पे हो, ठीक है, यू ई प्लस वी नॉट। लेकिन जब इमेज इन्फिनिटी पे बने तो एफ ओ प्लस एफ ई होगा, कितना होगा, एफ ओ प्लस एफ ई होगा। अच्छा अब हमने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कर लिया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे कि एबिरेशन होता है, एबिरेशन मतलब एक्चुअल इमेज जो फॉर्म्ड होती है ना किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा, वो इम्परफेक्ट होती है, मतलब सही नहीं होती है, तो इन्हीं को बोलते हैं एबिरेशन, मतलब डिफेक्ट्स जो होते हैं इमेज के अंदर, कोई ब्लर बनना, कोई अच्छे से नहीं बन पा रही है, कोई कलर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, मतलब वो सब चीज़ें। तो ये दो तरीके के हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, क्रोमेटिक एबिरेशन और मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक में क्या होता है कि जो आपकी इमेज है वो कलर्ड एंड ब्लर्ड मतलब बनती है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए लेंस इज यूजुअली कलर्ड एंड ब्लर्ड, दिस डिफेक्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबिरेशन, मतलब कलर्ड बनेगी बट वो ब्लर्ड बनेगी, तो इसको क्रोमेटिक एबिरेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये बेटा जी फोकल लेंथ की वजह से होता है, मतलब 1/f हमने पढ़ा था, म्यू माइनस 1/r 1 - 1/r2। अब आपके पास 7 कलर होते हैं, अब हर एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनके बीच में रिलेशन इज दिस होता है ना, मतलब वेवलेंथ का, तो वो अलग अलग होंगी वेवलेंथ, कम ज़्यादा होती है ना, सबकी तो बराबर नहीं होती ना, तो दैट्स वाई क्रोमेटिक एबिरेशन आ जाता है। एक आता है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब दिस इज द डिफेक्ट
इन इमेज ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि स्फेरिकल सी फॉर्म आ जाती है इमेजेस के अंदर, थोड़ी घुमावदार सी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। इन सब डिसएडवांटेजेस को खत्म करने के लिए हमारे पास आ गया कौन, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा आया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आया। देखो ये दो तरीके के पढ़ेंगे हम, कैसीग्रेन एंड न्यूटोनियन टेलीस्कोप। एनसीईआरटी में आप लोगों को ये मिलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड बातें जो लिखी होंगी यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले को क्यों यूज करा गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर सेम ही रहेगी, FO/F ही रहेगा, इसमें कोई सीन नहीं होता, ये फिक्स है, ये याद रखना है। क्या होता है इसमें कि यहाँ पे 3 रीजन है और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज करने के। पहला रीजन तो ये है कि नो एबेरेशन इन मिरर, क्योंकि मिरर जो होते हैं उनमें फोकल लेंथ का क्या सीन होता है भाई, मतलब वेव लेंथ का क्या सीन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या सीन होता है, कुछ नहीं होता ना। इसमें तो सिंपल होता है 1/F 1/U + 1/V, सिंपल होगा मिरर के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर ले रहे होते हैं, बट ये पैराबोलिक ऑब्जेक्टिव मिरर होता है, ठीक है। ड्यू टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल एबेरेशन इज रिमूव, और इस पैराबोलिक की वजह से स्फेरिकल एबेरेशन भी रिमूव हो जाता है। ओके, मैकेनिकल स्पॉट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा जी, जो लाइट है ना वो ट्यूब के अंदर ज़्यादा मतलब जाती है, तो इसके लिए हमें क्या होना है कि वहाँ पे कोई ना कोई को आँख रखनी पड़ेगी, आँख होनी चाहिए, वहाँ पे कोई देखने वाला होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस मिरर को, सेकेंडरी मिरर को भी रिप्लेस कर दिया गया किससे, एक प्लेन मिरर से, जो कि 45 डिग्री पे है। कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है, तो इसको बोला जाता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ओके, सो बेटा जी ये था आप लोगों का रे ऑप्टिक्स का वन शॉट, रे ऑप्टिक्स का वन शॉट था, और ये विक्ट्री सीरीज के अंदर हमने किया है। किसके अंदर किया बेटा जी, विक्ट्री सीरीज के अंदर किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा इस वन शॉट के अंदर। एंड कल आप लोगों को वन शॉट मिलेगा किसका, वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। सो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, मतलब नोट्स के लिए क्या करे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सुनील जंगड़ा सर के नाम से है, सुनील जंगड़ा सर के नाम से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मैसेज करके पूछना चाहते हैं तो आप सुनील जंगड़ा 26 पे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नहीं मतलब मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।